वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था। अवकलन के कुछ सूत्र हमने जाने थे। आज हम पढ़ेंगे ये अवकलन का फिजिक्स में क्या उपयोग है और क्यों हम फिजिक्स पढ़ने से पहले इन अवकलन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग। देखिए बेटा, सबसे पहली बार अवकलन का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया और दोबारा बता रहा हूँ। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसी को हम अवकलन का नाम देते हैं। तो कहीं पर अगर dv/dt लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। v यहाँ पर वेग है, t यहाँ पर समय है। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? त्वरण। तो अगर कभी त्वरण निकालना है तो हम वेग का क्या करेंगे? अवकलन। तो आप देखिए, त्वरण निकालने के लिए आपको वेग का क्या करना पड़ा? अवकलन। इसलिए हम क्या पढ़ रहे थे? अवकलन। अब जिस बच्चे को ये अवकलन आते हैं वो तो इस क्वेश्चन को कर सकता है, जिसको अवकलन नहीं आते वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है dx/dt। x यहाँ पर विस्थापन है, t यहाँ पर समय है। x यहाँ पर विस्थापन है, t यहाँ पर समय है। तो इसका मतलब हुआ विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और बेटा, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग। तो कुल मिलाकर वेग का सूत्र क्या बना? dx/dt। तो आप देखिए, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे हमें विस्थापन दे रखा होगा, वेग निकालना है, वेग दे रखा है, त्वरण निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कहा किसी क्षण कण की स्थिति x बराबर 2t² + 3t + 4 मीटर है। मतलब आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन का मतलब? सर, जैसे जैसे समय का मान बदलेगा कण की स्थिति भी क्या होगी? बदलेगी। मतलब कण गतिशील अवस्था में। किसमें है बोलो? गतिशील अवस्था में। कैसे पता चला सर आपको गतिशील है? क्योंकि समय का मान अलग अलग रखूंगा तो कण की स्थिति भी क्या होगी? अलग अलग। और बेटा, कण की गति का मतलब क्या होता है? अगर समय के साथ कण की स्थिति बदलती जाए तो हम क्या बोलेंगे? कण कैसी अवस्था में? गतिशील अवस्था में। अगर समय के साथ कण की स्थिति में परिवर्तन आए तो हम कण को क्या बोलते हैं? बोलो, गतिशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गतिशील। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि बताओ भैया, पहला t समय पर वेग ज्ञात कीजिए, दूसरा प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए, तीसरा t बराबर 3 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए, चौथा अगर आपको बोल दिया जाए कण का त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बिल्कुल आसान है सर। अभी हमने पढ़ा पहला भाग, सर वेग क्या होता है? स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन। तो d/dt, x का मान बोलो कितना है? 2t² 3t + 4। यहाँ से अलग अलग अवकलन करो। 2 बाहर आ गया, t² का 2t, 3 बाहर आ गया, t का 1, 4 का 0। ये हम आखिरी क्लास में कर चुके हैं। t² का अवकलन कितना होगा? 2t, t का कितना होगा? 1, और 4 का कितना होगा? 0। ठीक है, नियतांक का अवकलन 0। तो यहाँ से वेग का मान कितना आ गया? 2 × 2 4t + 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेग निकल गया। दूसरा भाग, हमें प्रारंभिक वेग निकालना है। प्रारंभ का मतलब t बराबर 0 पर। प्रारंभिक वेग का मतलब t की जगह 0 रख के देख लो। वेग का मान 4 × 0 + 3, मतलब शुरू में वेग कितना था? 3 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा पार्ट, हमें t बराबर 3 सेकेंड पर वेग निकालना है।
तो t बराबर 3 रखकर देख लो, 4 इंटू 3 प्लस 3, 12 और 3 15 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ पर वेग है बोलो, 3 सेकंड पर। चौथा भाग त्वरण निकालिए। सर त्वरण का मतलब भी मैंने आपको पढ़ा दिया, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग का मान कितना है, 4t प्लस 3 रख दीजिए यहाँ पर, 4t प्लस 3, 4 बाहर आ गया, t का 1, 3 का 0, तो त्वरण का मान आया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए क्वेश्चन फिजिक्स का है और काम इसमें क्या है बोलो, अवकलन। समझ गए बात को। तो हमने अवकलन क्यों पढ़े, ताकि हम क्या पढ़ सकें, फिजिक्स पढ़ सकें। तो पहला अनुप्रयोग अवकलन का क्या है, सर कहीं पर भी आपको dy/dx लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना चाहिए सर इसका मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। क्या मतलब है dy/dx का, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। कहीं पर लिखा हुआ है dv/dt, मतलब क्या है, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। ऐसे ही कहीं पर लिखा हुआ है dx/dt, dx/dt का मतलब होगा विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, त्वरण। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। आप देखिए, किसी क्षण कण की स्थिति मान लेते हैं x बराबर है t² माइनस 4t प्लस 3 बराबर 3 मीटर। कण द्वारा विराम में आने से पूर्व, कण द्वारा विराम में आने से पूर्व तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि कण विराम में आने से पूर्व कितना विस्थापन तय करेगा। अब विराम में कब आएगा, जब इसका वेग क्या हो जाए, 0, तभी आएगा। विराम का मतलब क्या है, रुक जाए। और रुकेगा कब बेटा, जब इसका वेग कितना हो, 0। सही बात है। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति हम चेक करते हैं कि शुरू में कण कहाँ था। तो t बराबर 0 पर देखो कण कहाँ है, t की जगह 0 रख के देख लो। सर शुरू में कण कहाँ पर था, 3 मीटर पर। अब इसका वेग निकालो, बोलो वेग सबको पता है क्या होगा बेटा, dx/dt।
यही होता है वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। यही है बेटा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग। तो यहाँ से d/dt x का मान बोलो बेटा कितना है, t² माइनस 4t प्लस 3, t² का अवकलन बोलो 2t, 4t का बोलो 4, 3 का बोलो 0। सर जब कण विराम में आएगा, जब कण विराम में आएगा तो वेग का मान कितना हो जाएगा, 0। विराम में आने का मतलब क्या है, वेग का मान कितना हो जाए, 0, मतलब 2t माइनस 4 का मान कितना हो जाए, 0, मतलब 2t का मान 4, मतलब कितने सेकंड पर विराम में आएगा, बोलो 2 सेकंड पर। सही है। कण विराम में आने का मतलब क्या हुआ बेटा, विराम में आने का मतलब हुआ उसका वेग कितना हो जाए, 0। यही है विराम में आने का मतलब। विराम का मतलब वो रुक जाए, और रुकेगा कब, जब उसका वेग कितना हो, 0 हो। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, वेग, और वेग को क्या कर दिया, बोलो 0। अब कितने समय पर वेग 0 होगा, 2 सेकंड पर। कितने समय पर वेग 0 होगा, 2 सेकंड पर। तो शुरू में कण कहाँ था, 3 मीटर पर। अब कण देख लो 2 सेकंड पर कहाँ पर होगा, सही बात है। तो अब कण 2 सेकंड पर चेक करते हैं, कण कहाँ पर होगा। तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की स्थिति चेक करो कितनी होगी। तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की स्थिति कितनी होगी, रख के देख लेते हैं। यहाँ पर t की जगह 2, तो बोलो भैया कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 4 माइनस 8 प्लस 3, मतलब 4 3 7 में से 8 गया, माइनस 1 मीटर पर। मतलब कण, ये नंबर लाइन, शुरू में कण कहाँ पर था, तो शुरू में कण था x बराबर 3 मीटर पर। शुरू में कहाँ पर था, बोलो 3 मीटर पर। और बाद में कण कहाँ पर आ गया, बोलो माइनस 1 मीटर पर। बताओ कितना विस्थापन हुआ। तो विस्थापन आप देख लो बेटा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब आप देख लो दूरी कितनी हो गई ये बीच की। बताओ बेटा कितनी दूरी हुई, 3 तो ये और 1 ये, कितना हुआ, बोलो 4 मीटर। सही है। अरे भाई यहाँ पर था 3 पर, तो पहले यहाँ पर आया, कितने मीटर चला, 3 मीटर, फिर 1 मीटर इधर भी तो आया, तो टोटल कितने मीटर चला, 4 मीटर। तो कितना विस्थापन तय हुआ, बोलो 4 मीटर। क्लियर बात। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी क्षण कण की स्थिति आपको दे दी, और आपका क्वेश्चन क्या है, सर विराम में आने से पूर्व तय विस्थापन कितना होगा। तो शुरू में देख लो कण कहाँ पर था, 3 मीटर पर, और जब ये रुका तब समय कितना है, 2 सेकंड, और 2 सेकंड पर कण कहाँ पर है, माइनस 1 मीटर पे। मतलब शुरू में 3 पर था, माइनस 1 पर, तो कितना विस्थापन तय हुआ, 4 मीटर। नोट कीजिए। चलो जी, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी क्षण कण की स्थिति आपको दे रखी है, x बराबर t² माइनस 3t प्लस 2 मीटर। क्वेश्चन है पहला, कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। दूसरा, t बराबर 5 सेकंड पर
कण का वेग क्या होगा, t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग क्या होगा। तीसरा, कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, कण का त्वरण ज्ञात करना है। तो बोलिए बेटा, अभी मैंने आपको बता दिया वेग बराबर बोलो dx अपॉन dt, मतलब इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो रख दीजिए x का मान टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। बोलो बेटा, टी स्क्वायर का अवकलन आपको सिखा दिया 2t, 3 बाहर आ गया, t का कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 0। तो वेग का मान कितना आया 2t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। सही है पहला भाग। प्रारंभिक वेग बताओ, प्रारंभिक वेग का मतलब t का मान कितना रखेंगे 0 सेकेंड। तो t की जगह 0 रख के बता दो प्रारंभिक वेग कितना आ गया। तो ये तो 0 माइनस 3 माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको बताना है 5 सेकेंड पर, तो 5 सेकेंड पर कण का वेग बताओ। तो t बराबर 5 सेकेंड रख के देख लो, 5 रखूंगा, 2 इंटू 5 10, 10 में से 3 गया तो 2 इंटू 5 माइनस 3 कितना बचा 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तीसरा भाग आपको निकालना है त्वरण। त्वरण का मतलब सबको पता है dv अपॉन dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर। तो बोलो वेग का मान 2t माइनस 3, इसका अवकलन करो तो 2 बाहर आ गया, t का 1, 3 का 0, कितना बचा 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मान आ गया बोलो, त्वरण का। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, हमें अवकलन नहीं पढ़ना था, हमें ये क्वेश्चन करने थे, पर इन क्वेश्चन को करते टाइम आपको किसकी जरूरत पड़ी, अवकलन की। इसलिए हमने पहले क्या पढ़े हैं बेटा, अवकलन को पढ़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक कण, एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ेगा। आपको इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर बतानी है। क्या बतानी है बोलो, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर बतानी है। तो बोलो बेटा, त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है। अच्छा, त्रिज्या का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलो पहले तो बताओ त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें किसमें परिवर्तन की दर निकालनी है बोलो, क्षेत्रफल में। यही है आपका क्वेश्चन। त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो आपको दे रखी है, कितनी है त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही है, ये काय में परिवर्तन की दर है, त्रिज्या में। काय में परिवर्तन की दर बोलो, काय में परिवर्तन की दर है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। dr अपॉन dt का मान कितना है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपको किसमें परिवर्तन की दर निकालनी है बोलो, क्षेत्रफल में। किसमें परिवर्तन की दर निकालनी है बेटा, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में निकालनी है तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से dA अपॉन dt निकालना है, मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पाई इसको t मान के कर दो, t स्क्वायर का 2t होता है तो r स्क्वायर का 2r। कल मैंने श्रृंखला नियम पढ़ाया था, बट ये t थोड़े ना है, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। समझ गए बात को, कल भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। आपको इसको t मान के फॉर्मूला लगा दो, t स्क्वायर का कितना होगा 2t, तो r स्क्वायर का कितना हुआ 2r, बट ये r थोड़े ना है, कितना होगा इसका दोबारा करेंगे तो dr अपॉन dt। हाँ जी, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। dA अपॉन dt, पाई बाहर आया बेटा, टी स्क्वायर का कल मैंने आपको पढ़ाया था, टी स्क्वायर का कितना होगा बोलो 2t। हमें यहाँ पर किसका करना है r स्क्वायर का, तो आप सेम फॉर्मूला लगाओ 2r, बट ये t थोड़े ना है, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा। इसको हमने क्या नाम दिया था, श्रृंखला नियम नाम दिया था। क्या नाम दिया था, श्रृंखला नियम। यहाँ से 2 पाई r dr अपॉन dt, 2 पाई r का मान कितना है 5 और dr अपॉन dt का मान कितना है 2, मतलब
2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 पाई dA/dt क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड। आप देखिए, इसलिए हमने अवकलन पढ़े थे। अवकलन का मतलब क्या होता है? एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? अवकलन। नोट कीजिए, हम अगले अनुप्रयोग पे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे अनुप्रयोग पे चलते हैं। तो पहला अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। dy/dx का मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग है अवकलन का ग्राफीय निरूपण। अवकलन का ग्राफीय निरूपण मतलब आप इसका ग्राफ से उपयोग देखो। अवकलन का बेटा आपको अच्छे से मैंने बताया था, अवकलन का मतलब होता है y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन, लेकिन जब परिवर्तन बहुत ही अल्प है। अब हम एक ग्राफ लेके बात करते हैं। मैंने एक ग्राफ आपके सामने लिया, ये x ये y, मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है। आप देखो यहाँ पर x का मान x1 है, y का मान y1, ये y1 x1 है, यहाँ पर x का मान x2 है, y का मान y2 है। आप बताओ ये दूरी कितनी हो गई? तो हर कोई बता सकता है सर ये दूरी हुई x2 माइनस x1, ये दूरी कितनी हुई y2 माइनस y1। सर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। y2 माइनस y1 का मतलब y में परिवर्तन, x2 माइनस x1 का मतलब x में परिवर्तन। इसका मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा, और इसी को अपन dy अपॉन dx बोलते हैं। मतलब अवकलन का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा को बोलते हैं वक्र की ढाल। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ स्पर्श रेखा की ढाल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अगर कभी भी आपको अवकलन ग्राफ से निकालना हो तो आप tan थीटा निकाल देना। जब भी आपको कोई ग्राफ दे दे और बोले बताओ अवकलन का मान कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? tan थीटा। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा, अब देखो फिजिक्स में कहाँ काम आएगा। आपको एक कार के लिए विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ दे दिया और बोला कि बताओ ये कोण 45 डिग्री है, ये आपकी कार का स्थिति और समय के बीच का क्या दे दिया? ग्राफ दे दिया। किसका दे दिया? एक कार की स्थिति और समय के बीच में ग्राफ दे दिया।
किस किस के बीच में दिया, कार की स्थिति और समय के बीच में क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, और कितना कोण बन रहा है बोलो, 45 डिग्री। यहाँ से वेग का मान निकालना है। तो वेग आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया आपको, वेग का मतलब होता है विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। सही बात है, ये पढ़ाया। वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। और अवकलन का मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा क्या होता है, बोलो tan थीटा। अभी आपको बता दिया अवकलन का मतलब क्या होता है, tan थीटा। थीटा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। तो वेग आपका हो गया tan 45, और tan 45 का मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड। tan 45 का मान कितना होता है, 1। क्लियर बात, दिक्कत इस बात के अंदर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको कहा यह आपको दो कारों के लिए ग्राफ दे दिया, विस्थापन और समय के बीच में दो कार के लिए ग्राफ दे दिया। ये ए कार, ये बी कार, ये 30 डिग्री कोण बना रही है, ये 60 डिग्री कोण बना रही है, और आपको बोल दिया कि बी और ए की चाल का अनुपात निकालिए। आपको बी और ए की चाल का अनुपात निकालना है। बेटा आपको अच्छे से पता है वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है dx/dt। इसका मतलब अवकलन का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अवकलन का मतलब क्या होता है, ढाल। क्या होता है अवकलन का मतलब, ढाल। इसको ढाल भी बोलते हैं, इसको स्पर्श रेखा की प्रवणता भी बोलते हैं। जब भी आपको बोले कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, तो भी आपको क्या निकालना है, बोलो अवकलन। अवकलन का ग्राफ ये मतलब आपका होता है उस वक्र की ढाल से, और ढाल का मतलब क्या होता है, बनाए गए कोण का tan थीटा। मतलब x अक्ष के साथ बनाए गए कोण के tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, ढाल। तो बताओ पहला वक्र b वाला कितना कोण बना रहा है, सर कार b कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो वेग हो गया tan 60 मतलब √3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ए कार के लिए भी बताओ बेटा कितना कोण बना रही है, ए कार 30 डिग्री का। tan 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान होगा 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। ये ए कार का वेग है, ये बी कार का वेग है, दोनों का अनुपात निकालना है। मतलब √3 अपॉन 1/√3, √3 से √3 गुना हुआ तो 3/1, मतलब क्या अनुपात आ गया, बोलो 3:1। बिल्कुल आसान है। कैसे किया मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। अवकलन का मतलब क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है अवकलन का मतलब, tan थीटा। ग्राफ कभी भी दे दे और आपको बोले बेटा अवकलन निकालो, अवकलन का मतलब आप क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो जब भी आपको अवकलन बोला जाए ग्राफ से कि आप ग्राफ दे रखा है और अवकलन निकालो, इसका मतलब आपको क्या निकालना होता है, tan थीटा। नोट कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं।
देखिए बेटा यहाँ पर कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मैंने आपको कहा ये वेग समय वक्र दे रखा है, ये 0, ये 20 मीटर प्रति सेकंड वेग है। यहाँ पर समय का मान 2 सेकंड है, यहाँ पर समय का मान 8 सेकंड है, यहाँ पर समय का मान 10 सेकंड है। ये OA भाग है, ये AB भाग है, ये BC है। क्वेश्चन ये है भाग OA, AB व BC में कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप कीजिए। भाग OA, AB और BC में आपको कण का त्वरण ज्ञात करना है। तीनों भागों में OA कौन सा भाग है? जब वेग का मान सरल रेखीय रूप से बढ़ रहा है। AB का मतलब वेग का मान कैसा है? नियत है। BC का मान वेग का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर बात? OA भाग में वेग बढ़ रहा है, AB भाग में वेग नियत है, BC भाग में वेग कम हो रहा है। जब बढ़ रहा है तो त्वरण का मान धनात्मक होगा, जब नियत है इसका मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण कितना होगा? 0 होगा। और BC भाग में वेग क्या हो रहा है? घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। जीवन में याद रखना, जब भी वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, जब भी वेग घटता है तो त्वरण कैसा होगा बेटा? ऋणात्मक होगा। और अगर वेग का मान कैसा है? नियत, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण का मान कितना होगा? 0। क्लियर बात? तो अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण 0 होगा। अब आपको मैंने हिंट भी दे दी, आप OA भाग, AB भाग और BC भाग तीनों भागों में आप मुझे त्वरण निकाल के बता दीजिए। ठीक है, करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर अभी आपने पढ़ाया त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण, dv/dt। और इसका मतलब होता है tan थीटा, मतलब vt वक्र का ढाल। यही होता है बेटा इसका मतलब, vt वक्र का ढाल। तो अगर त्वरण निकालना है तो हमें dv/dt मतलब क्या निकालना पड़ेगा? tan थीटा। सबसे पहले भाग OA में बात करते हैं। भाग OA में बोलो, भाग OA में त्वरण tan थीटा और भाग OA का ढाल कितना है? तो tan थीटा बेटा लंब बट्टे आधार, लंब 20 है, आधार 2 है। लंब 20 है, आधार 2 है, तो tan थीटा लंब बट्टे आधार
मतलब 20/2, बोलो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही भाग ए बी में बताओ, तो भाग ए बी में तो सर वेग का मान कैसा है, नियत, कितना कोण बन रहा है, बोलो 0 डिग्री। सर अब की बार समानांतर हो गई ये, तो इस बार ए बी भाग समय के अक्ष के साथ क्या है, समानांतर, कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। सही है, दो समानांतर रेखाओं के बीच में कितना कोण बनता है, 0 डिग्री। तो ए बी भाग कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री। tan 0 का मान 0। और वैसे भी बेटा आपको पता है कि सर इस भाग में तो वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वेग का मान नियत है, और जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो नियतांक का अवकलन कितना होगा, 0। नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0। तो इस वाले भाग में वेग कैसा है, नियत है या नहीं है, बोलो ये भी भाग में वेग कैसा है, नियत है, और नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0। ए बी भाग में वेग कैसा है, नियत है, नियतांक का अवकलन कितना होगा, 0। फिर बात करते हैं भाग BC में। अगर मैं BC भाग में बात करूं तो सर अब की बार वेग कम हो रहा है, त्वरण ऋणात्मक होगा, सेम tan थीटा। सर अब की बार tan थीटा बोलो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 20, आधार बोलो 2, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, तो 20/2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए आसानी से हम अवकलन के उपयोग से ग्राफ से वेग, विस्थापन, त्वरण सब ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपको सेम पैटर्न का दिया, अब की बार आपको आंसर बताना है बिल्कुल सेम पैटर्न के। आप देखिए फिजिक्स में कहाँ काम आ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल और मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दी फिजिक्स। आप देखिए बिना मैथमेटिकल टूल मतलब जब तक सर हमें अवकलन नहीं पता थे हम इस तरह के क्वेश्चनों को नहीं कर सकते थे। समझ गए बात को, इसलिए हमने पहले क्या पढ़े, अवकलन पढ़े। अगली क्लास में हम एक और अनुप्रयोग पढ़ेंगे और फिर समाकलन पढ़ेंगे। बेटा ये दोनों अवकलन समाकलन के बिना आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हो। इसके बाद त्रिकोणमिति करेंगे तब जाके हम कहीं फिजिक्स पढ़ने के योग्य बन पाएंगे। तो देखिए इधर अब की बार मैंने आपको विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ दिया, सेम टाइप का ग्राफ बना देता हूं। मान लेते हैं ये 1 सेकंड है, ये 20 मीटर है, ये 8 सेकंड है और ये आपका 12 सेकंड है। ये आपका 12 सेकंड दे रखा है। हाँ जी, OA भाग, AB भाग, BC भाग, भाग OA, AB व BC में कण के वेग लिखिए। तो बोलो बेटा क्या क्या वेग बनेंगे। तो पहला भाग OA की बात करते हैं, तो OA भाग OA में बोलो बेटा वेग का मतलब सबको पता है dx/dt, और अवकलन का मतलब क्या होता है, बोलो tan थीटा। जब भी आपको अवकलन नजर आए ग्राफ में तो अवकलन का मतलब क्या निकालना है, tan थीटा। अवकलन का मतलब क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 20, आधार कितना है 1, मतलब 20/1 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। चलो जी भैया, इसके बाद बात करते हैं भाग AB में। तो AB में तो सर कण चल ही नहीं रहा, कैसे पता पड़ा, सर कण 20 मीटर पर ही आके खड़ा हो गया। बात समझिए, पहले तो मैं 0 से 20 पर गया और फिर 20 पर खड़ा रह गया, तो मैं खड़ा ही हूँ, तो 20 मीटर पे ही खड़ा हूँ, मतलब कण चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। इसका मतलब वेग कितना होगा, 0 होगा। सही बात है। तो भाग AB में बात करूं तो वेग dx/dt मतलब tan थीटा कितना कोण बन रहा है बेटा, ये वाला समय के साथ कितना कोण बना रहा है, बोलो 0 डिग्री। क्यों, समानांतर है, तो tan 0 का मान बोलो कितना वेग आया, 0। मतलब भाग AB में कण का वेग कितना है, 0। भाग AB में कण का वेग कितना है, 0। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं भाग BC में तो वो भी हम बता सकते हैं। भाग BC में बात करूं
तो अब की बार भी बोलो वेग, अब की बार विस्थापन का मान कम हो रहा है तो वेग का मान माइनस का होगा। सेम तरीका tan थीटा लंब कितना है 20, आधार बोलो 12 में से 8 गया 4, सर वेग का मान आया माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इस तरह अवकलन के उपयोग से ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग और त्वरण के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने अवकलन के दो उपयोग के बारे में जाना। पहला उपयोग क्या था सर, dy/dx का मतलब होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। दूसरा, ग्राफ से कभी भी अवकलन निकालना हो तो dy/dx का मतलब होता है y और x में बनाए गए ग्राफ का ढाल। तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें तो भी dy/dx होगा। अगली क्लास में हम अवकलन का एक और अनुप्रयोग पढ़ेंगे जहां पर हम किसी भी राशि के अधिकतम मान या न्यूनतम मान को ज्ञात करेंगे। अगली क्लास में हम एक और उपयोग पढ़ेंगे अवकलन का, जिसमें हम किसी भी दी गई राशि का क्या निकालेंगे, अधिकतम और न्यूनतम मान। क्या निकालेंगे, अधिकतम और न्यूनतम मान हम अगली क्लास में ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाकलन। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।